फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया था, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस तक बता दिया था। चलिए बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोग खत्म कर चुके थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगला चैप्टर हमारा आ रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चलिए जी, सुनिएगा ध्यान से। रेस्पिरेशन, ठीक, करें शुरू। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, यूजुअली लोगों के मन में इसको लेकर विचार थोड़े ठीक नहीं रहते हैं, है ना? तुम्हारे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्रेब्स साइकिल, फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना? बहुत ऑनलाइन वाले भी जूम में बैठे हुए, इनको भी पता नहीं क्या हुआ, आवाज आवाज कुछ नहीं आ रही, बोला हाँ ऐसे चलता होगा। हाँ, अब दिख रहा हूँ कि नहीं? ठीक है भैया, चलिए सुनिएगा, बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा सीरियसली सुनते हुए चलिएगा, ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। रेस्पिरेशन के बारे में जब भी बताया जाता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो फोटोसिंथेसिस को कहा था कि इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन के लिए कहा जाता है इट इज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फीबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म एंड is known as, what is metabolism then? All बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो सम टोटल होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन शॉर्ट, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्फीबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म? सही बोल रहा है? चलिए भाई, फाइन। बताइए भैया, पीछे वाले लोग एक आध दो तो बताओ। बोल मेरे भाई, नहीं पता? बोल भाई यश, नहीं पता? बोल भाई अक्ष, नहीं पता? बोल भाई अंश, नहीं पता? बोल तो रहा था अभी, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। क्या क्वेश्चन है? तो अलग लेवल पे चल रहा भाई, है? व्हाट इज एम्फीबोलिज्म? मैं यही बोल रहा हूँ कि एम्फीबोलिज्म में तूने कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म बोला, मेटाबोलिज्म मैं बता रहा हूँ एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? कि पहले कैटाबोलिज्म फिर एनाबोलिज्म आएगा तो एम्फीबोलिज्म, और पहले एनाबोलिज्म फिर कैटाबोलिज्म आएगा तो फिर मेटाबोलिज्म। चलिए जी, सुनिएगा, फाइन, बैठ के बोल आराम से। हाँ,
बहुत बेहतरीन, बालक ने भी सही बताया, बालक ने भी सही बताया। प्रोसेस जो एक्चुअली चल रहा होगा वो होगा कैटाबॉलिक प्रोसेस। प्रोसेस जो एक्चुअली चल रहा होगा वो होगा, बहुत ध्यान से सुनते चलना और मन में बसा लेना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट। बढ़िया, अगर अंग्रेजी में इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं कि द इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट ऑफ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्या बच्चे, intermediate or product of a catabolic process if participates in anabolism, if participates in, this is known as amphibolic process। एक्चुअल जो प्रोसेस चल रहा होगा, एक्चुअल जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा वो होगा कैटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा होगा बेटा? उस कैटाबॉलिक प्रोसेस का कोई इंटरमीडिएट या कोई प्रोडक्ट अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एनाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, दिस इज नोन एज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। आई बात समझ में? एक बढ़िया एग्जांपल बता देता हूं। क्रेब साइकिल का इंटरमीडिएट है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। याद है कुछ ऐसा? क्या क्रेब साइकिल में ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज हो रहा है? और इस ब्रेकडाउन का मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है। कौन सा चल रहा है? इस कैटाबॉलिक प्रोसेस का इंटरमीडिएट इज पार्टिसिपेटिंग इन एनाबॉलिज्म ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब क्रेब साइकिल का एम्फीबॉलिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का बनना और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्लोरोफिल का सिंथेसिस। आई बात समझ में? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फीबॉलिज्म? When intermediate or product of a catabolic process when participates in anabolism, this is known as amphibolism। आई है बात समझ में? चलिए, ये तो बात हो गई कि रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। दूसरी चीज, रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस वाज एंडरगोनिक, जिसको चलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक। अगली चीज, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज एटीपी सिंथेसिस। व्हाट इज मेन मोटिव ऑफ रेस्पिरेशन बेटा? एटीपी सिंथेसिस। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ, और मल्टीपल स्टेप्स में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो मल्टीपल स्टेप्स को कंट्रोल किया जाना जरूरी है। इसी वजह से रेस्पिरेशन इज एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? इस तरह से हम लोग डेफिनेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक, एक्सर्गोनिक एंड मल्टी स्टेप एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यही होती है डेफिनेशन किसकी बेटा? रेस्पिरेशन की। क्या आपको एम्फीबॉलिक प्रोसेस का मतलब समझ में आया? क्या आपको एक्सर्गोनिक का मतलब समझ में आया? अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? व्हाई रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। रेस्पिरेशन के मल्टी स्टेप होने के मेनली तीन कारण है। मेनली कितने कारण है? तीन कारण हम बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन को मल्टी स्टेप क्यों बनाया गया। सबसे पहला कारण बेटा, जब भी ग्लूकोज टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो शायद आपको पता होगा 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर ये पूरी एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज हो जाए तो ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी वुड बी डिफिकल्ट। ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी वुड बी, इसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसलिए रेस्पिरेशन को मल्टी स्टेप बनाया गया है ताकि छोटे छोटे स्टेप में रिलीज हो रही एनर्जी को ट्रैप एफिशिएंटली किया जा सके। आई बात समझ में? दूसरा कारण, अगर एक ही स्टेप में 36 या 38 एटीपी रिलीज हो गई, इट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू। इट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू एंड कॉज टिश्यू डैमेज। क्योंकि ये तो केवल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की है और एक सेल में पता नहीं कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूट रहे होंगे। इतनी ज्यादा एनर्जी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू। यहां तक की बात क्लियर? तीसरा कारण, अगर एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज हो गई या ग्लूकोज एक ही स्टेप में टूट गया तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बेटा। क्या नहीं बनेगा? और अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो उससे चलने वाला एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं चलेगा और सेल को उस अदर मॉलिक्यूल के एनाबॉलिज्म के लिए एक दूसरा सेपरेट मेटाबॉलिक पाथवे चलाना पड़ेगा।
जिसके कारण सेल्यूलर एक्टिविटीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कम एफिशिएंट हो जाएगी। सेलुलर एक्टिविटीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कम एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी 40 से 45% ही आती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी आती है? 40 से 45% ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर? वाई रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। पहला, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इज इजियर इन स्मॉल स्टेप्स या स्मॉल अमाउंट्स, राइट। दूसरा, energy released in a single step can increase the temperature of tissue causing its damage. और lastly तीसरा, a single step process will not form any intermediate and will not cause amphibolism. कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और किसी भी तरह का एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या तीनों पॉइंट 100% क्लियर है? इसके बाद एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है डू प्लांट्स ब्रीथ, राइट। और फिर आगे उसमें लिख दिया है कि प्लांट्स डू नॉट हैव अ डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम और अ डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक। प्लांट्स के पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक क्यों नहीं पाया जाता? उसका पहला कारण हम बता सकते हैं क्योंकि एवरी सेल टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, cells are least dependent on atmosphere for their gaseous requirements. Cells are least dependent on atmosphere for their gaseous requirements. और तीसरा, cells are nearly located to the atmosphere. मतलब gases has to travel very short distances. Gases has to travel, अरे मेरे बेटा, जैसे ही एटमॉस्फेयर से प्लांट बॉडी के अंदर गैस ट्रेवल करेगी तो वो एक दो लेयर के बाद ही डायरेक्टली सेल तक पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में स्टोमेटल ओपनिंग से डायरेक्टली गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, और अगर हम उसके स्टेम की बात करते हैं, वुडी स्टेम की बात करते हैं, तो वहां लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिसकी वजह से गैसेस को बहुत लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है और बढ़िया डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी जरूरत नहीं होती है। क्या यहां तक की बात क्लियर? और यहीं से एक प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज का कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द ओनली प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है प्लांट में गैसियस एक्सचेंज का। कौन सा है? सिंपल डिफ्यूजन इज द ओनली प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्या यहां तक की जो जो बातें मैंने कही है वो समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फीबॉलिज्म? कैटाबॉलिक प्रोसेस का इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट अगर एनाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करे तो एम्फीबॉलिज्म है। ठीक है भैया। रेस्पिरेशन को मल्टी स्टेप काहे बना दिया? क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में रिलीज हो रही एनर्जी को एफिशिएंटली ट्रैप किया जा सकता है। एक ही स्टेप में रिलीज हो रही एनर्जी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ टिश्यू कॉजिंग इट्स डैमेज। और इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन मल्टीपल स्टेप्स में ही होगा, सिंगल स्टेप में नहीं होगा। प्लांट्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि गैसेस हैज टू ट्रेवल वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। दूसरा, एवरी सेल टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। और तीसरा, नहीं, cells are least dependent on atmosphere for their gaseous requirements. क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट, अगली बात आती है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगला क्या बेटा? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बच्चों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो हम दो बेसिस पर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। पहले मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? वेरी गुड, बढ़िया। यस, जिसका ऑक्सीडेशन होगा या रेस्पिरेशन में जिससे एनर्जी ली जाएगी वो ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब चलती है तो उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है।
जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है और जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। सही है बात? क्या रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है? और इस बायोकेमिकल रिएक्शन में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। इस एटीपी के सिंथेसिस के लिए जो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा दैट विल बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यार। अरे यार, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो रिएक्टेंट की तरह काम करता है वही क्या है? हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज मेनली फूड। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज मेनली, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन किसका होता है? फूड का। क्लियर हो गई बात? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पेसिफिकली कि बताइए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में कौन यूज किए जाते हैं, तो फूड के फॉर्म में जो भी हम खाते हैं वो सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। क्या क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। यहां तक की बात क्लियर? अब अगला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब जब भी रेस्पिरेशन होगा सबसे आसानी से और सबसे तेजी से टूटने वाला सबस्ट्रेट होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक। दूसरा, मैक्सिमम एनर्जी यील्डिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स होंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स से ही रिलीज होती है। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है बेटा। एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सा बच्चों? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बताइए प्लीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? ठीक है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन मतलब जो साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग मटेरियल है उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और जो फ्लोटिंग नहीं है वो प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग 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 रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में बड़ा जनरल सा कह दिया जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और जब प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं तो इट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। हेलो, ये पता है कि नहीं पता है? तो बड़ा कॉमनली यही कह दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो फ्लोटिंग, प्रोटीन है तो प्रोटोप्लाज्मिक। इस हिसाब से क्या फ्लोटिंग में प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कितने लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता सर? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कितने लोग कहते हैं कि सर हो सकता है? क्यों? आप अगर ये कह रहे हो तो वो तो प्रोटोप्लाज्म में चला जाएगा। बहुत बढ़िया यार। अरे वाह मेरे बेटा, यार तू तो शानदार आदमी भाई। मजा ही आ गया मेरे को। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन सुनिएगा, कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो इट विल बी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर एनी stored type of food। बहुत आसान हो गया। when respiratory substrates are any stored type of food। सेल में जो भी स्टोर्ड फूड है, अगर उसका यूटिलाइजेशन रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा है, इस तरह का रेस्पिरेशन क्या होगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, स्टोर्ड फूड के फॉर्म में या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट्स होते हैं। स्टोर्ड फूड के फॉर्म में या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट्स होते हैं, लेकिन लेग्यूम्स में प्रोटीन्स आर स्टोर्ड। तो अगर प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल देगा तो उसको स्पेसिफाई करना रहेगा कि स्टोर्ड प्रोटीन की बात कर रहा है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात कर। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या कार्बोहाइड्रेट आएगा? फिर बोलिए, क्या फैट्स कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? और क्या प्रोटीन्स कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? यस, लेकिन कौन से? स्टोर्ड प्रोटीन्स। और ये आपको मिलेंगे किसमें? लेग्यूम्स। एग्जाम्पल रखने से बेटर है कि कॉन्सेप्चुअली याद रखें। कभी क्वेश्चन आ जाए तो स्टेटमेंट देखकर आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भैया फॉर श्योर ये फ्लोटिंग होगा कि नहीं होगा।
ठीक, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन पहचानने का तरीका, स्टोर्ड फूड अगर यूज हो रहा है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दिस विल बी अ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक हो गई बात। अब सुनो आगे की बात। अगर स्टोर्ड फूड खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए, मतलब कंडीशन आई है स्टारवेशन की, कंडीशन आई, और स्टारवेशन की कंडीशन में होता है ऑटोफेजी एंड ऑटोलाइसिस। क्या होता है, ऑटोफेजी एंड ऑटोलाइसिस। इसमें सेल अपने ही कंपोनेंट्स को खाना शुरू करती है, और वो सब भी साइटोप्लाज्म में ही तैर रहे होंगे। अरे बात समझ में आई, लेकिन वो सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं या प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं या प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हैं। ज्यादा बढ़िया बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो साइटोस्केलेटन का पार्ट है। किसका पार्ट है, एंड साइटोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। साइटोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ, तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के समय जो यूज होने वाला मटेरियल है दैट इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दैट इज एक्चुअली। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में कोई प्रोटीन यूज हो सकता है क्या, हो सकता है, कौन सा होगा। उसी तरह से अगर स्टेटमेंट में स्ट्रक्चरल प्रोटीन लिखा हुआ आएगा तो आंख बंद करके ठोक देना, आंसर विल बी। समझ में आ गई बात। तो लेग्यूम्स में जो स्टोर्ड प्रोटीन है उसमें होने वाला रेस्पिरेशन, लेग्यूम्स में स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटोप्लाज्मिक ही होगा, क्योंकि लेग्यूम भी तो स्टार्वेशन में जा सकता है। और आई है बात समझ में, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कब होगा, व्हेन रेस्पिरेशन, अभी आ रही है आवाज भैया। समझ में आया दोनों तरह का। अगर आपसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन पूछ लिया जाए, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मतलब स्टोर्ड फूड खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ठीक है, दो तरह का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे सिलेबस में एनएरोबिक में मेनली फर्मेंटेशन है। ठीक है बच्चों, चलिए सुनिएगा ध्यान से। ठीक है भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कक्षा 9 में ही पढ़ाया था। एरोबिक और एनएरोबिक के बीच में 5 अंतर लिखी है, हर एक अंतर का 1 नंबर, और एक भी अगर अंतर नहीं लिखा जाए तो मैडम 1 नंबर काट लेती थी। यही होता था स्कूल में, राइट, या फिर सर पढ़ाते थे, तुम्हारी किस्मत हमेशा से खराब है मतलब। चलिए, या फिर 4 डिफरेंस लिखो और 2 नंबर का क्वेश्चन, और एक कुछ एक भी अंतर कम हुआ तो आधा नंबर कट गया। वहां मजबूरी थी भैया, हेलो, उस समय पर लिखना मजबूरी थी, आज समझना मजबूरी है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही आप स्टेटमेंट वाला पार्ट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ, फिर नहीं पढ़ पाता, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एलन का आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। बोले ऐसे ऐसे लोगों को बेटो भेजो
कि बच्चे को मजबूरन पढ़ना ही पड़े। बोले रहने दे भाई, तू यही बता दे सही से, बाकी कुछ ठीक नहीं है। चलिए जी सुनिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, हाँ इसलिए तो वहां नहीं पता होता लोगों को। ठीक है चलिए सुनिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन फर्मेंटेशन के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो ध्यान रखना। फर्मेंटेशन कैन इवन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन कैन इवन टेक प्लेस इन presence of oxygen, but oxygen is not utilized during fermentation. Fermentation, depending on the type of microbe, can take place in presence of oxygen or in absence of oxygen. अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो रहा है तो भी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो। ठीक, अब मैंने यहां स्पेसिफाई किया डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट एनारोब है, अगर ऑर्गेनिज्म, तो फर्मेंटेशन भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा। लेकिन अगर वो फैकल्टेटिव एरोब है तो फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है बट ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगा। बढ़िया एग्जांपल, घर में दही जमना। जो घर में दही जमाया जाता है उस बर्तन को क्या हम एनारोबिक कंडीशन में रख के आते हैं? नहीं रख के आता। कौन रख के आता है? किधर रख के आता है? एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन में ही रहता है, और एरोबिक कंडीशन में भी फर्मेंटेशन हो रहा है। इसका मतलब भले ही प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम ना हो बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो सकता है। अरे आई है बात समझ में? जब भी बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन, अबे सुन लो, ये बाद में जब क्वेश्चंस होंगे इसके जो भी लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन बताऊंगा, दोनों के समय हवाइयां उड़ जाएंगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन स्ट्रिक्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। fermentation can take place even in presence of oxygen or in absence of oxygen depending on the type of organism कि माइक्रोब कैसा है। अगर हाँ माइक्रोब ऑब्लिगेट एनारोब है तो फिर भैया ये एनारोबिक कंडीशन में ही होगा, एरोबिक कंडीशन में नहीं हो सकता। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं बट फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करते, तो वहां फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा बट ऑक्सीजन विल नॉट बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है बच्चे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है भैया। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब बात आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सुनिएगा ध्यान से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है जब सबस्ट्रेट अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स में टूट जाए। जब सबस्ट्रेट अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स में टूट जाए। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट, और उसमें भी हम लोग मान लेते हैं ग्लूकोज है। कौन है बेटा? ग्लूकोज। ठीक होगी बात। अब जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा या ग्लूकोज टूटेगा, हमने कहा कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है? कंप्लीट का मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कौन से प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस। कौन कौन इंग्रेडिएंट लगते हैं? CO2 एंड H2। इसका मतलब अगर ये कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O में टूटता है, इसका मतलब ये इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात? अगर ये कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O में टूटता है, इसका मतलब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है। राइट। नेक्स्ट बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में पार्शियल या कह लीजिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट।
अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? बेसिक इंग्रेडिएंट में टूट गया। समझ में आई बात? अब कंप्लीट में बेसिक इंग्रेडिएंट में टूट रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट के समय बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं बनेंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। C6H12O6 अगर फर्मेंटेशन में जा रहा है तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं या तो इथेनॉल का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, या फिर ये फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड, किसका फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के समय पर या पार्शियल ऑक्सीडेशन के समय पर लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनता है, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन के समय पर CO2 एंड H2। ठीक, क्या इस बेसिस पर मैं ऐसा स्टेटमेंट डिराइव कर सकता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑल एंड प्रोडक्ट्स या फाइनल प्रोडक्ट्स आर इनऑर्गेनिक? सोचो एक बार, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स आर इनऑर्गेनिक, कौन बन रहे हैं फाइनली? CO2 एंड H2O। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इनऑर्गेनिक। ठीक, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फर्मेंटेशन में ऑल एंड प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक? नहीं कह सकते, क्योंकि अल्कोहल फर्मेंटेशन के दौरान भी CO2 रिलीज होती है। समझ में आई बात? तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्मार्टली लिख देंगे कि सभी एंड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक तो नहीं है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, एटलीस्ट वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एटलीस्ट वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्योंकि अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता तो CO2H2 बनता। पार्शियल ऑक्सीडेशन के समय पर भी CO2 रिलीज तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ना कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कहा जाता है क्या, एटलीस्ट वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहां तक की कहानी शायद समझ में आई हो, पक्का? नेक्स्ट बच्चों, मुझे ये बताइए, जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है तो सारे बॉन्ड्स टूटे हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट हो गया ना यार, सारे बॉन्ड टूटे हैं, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि कम? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड? हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हायर अमाउंट का मतलब C6H12O6 का ऑक्सीडेशन होता है तो 36 या 38 ATP का फॉर्मेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितनी बेटा, 36 या 38। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे फर्मेंटेशन, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एवरी टाइम केवल और केवल 2 ATP का ही फॉर्मेशन होगा। कभी भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन लिखा हुआ मिल जाए तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी, 2 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। यहां तक की बात शायद समझ में आई हो। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन पूछ लिया जाता है। अभी अभी बताया था 40 to 45% के आसपास एफिशिएंसी आती है एरोबिक रेस्पिरेशन। कितनी बेटा, 40 to 45% के आसपास। कैसे आती है वो भी एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे देता हूं। ग्लूकोज की कैलोरीफिक वैल्यू हम बताते हैं 686 किलो कैलोरीज। ग्लूकोज की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 686 किलो कैलोरीज, राइट। और उसी ग्लूकोज को अगर सेल के अंदर तोड़ा जाए तो 36 या 38 एटीपी बनते हैं। एक एटीपी की अगर वैल्यू 8.1 किलो कैलोरी बताई जाए, कितनी, 8.1 किलो कैलोरी बताई जाए तो 36 के हिसाब से 40% के आसपास और 38 के हिसाब से 42 से 44% के आसपास इसकी एफिशिएंसी आएगी। अरे बोलो बच्चे, तो ओवरऑल रेंज हमने बता दी है कितनी, 40 to 45% is efficiency of aerobic respiration. Next, anaerobic respiration की efficiency
लेस देन 7%। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है? लेस देन 7%। यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अगला और लास्ट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पिरेशन। बताइए भाई, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? अच्छा, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर और सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामोलिक्यूलर, ऐसा? इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ कौन लिख रहा है? सर, डिजीज के दौरान इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को फूड को इंजेस्ट तो कर रहा होगा, देयरफॉर फूड स्टोर्ड भी होगा, तब होने वाला रेस्पिरेशन प्रोटोप्लाज्मिक क्यों माना जाता है? मयूरेश भैया, हमने यही कहा है कि जब स्टोर्ड फूड खत्म हो गया है, उस समय की बात चल रही है, और उस समय पर अगर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन यूज कर रहा होगा तो प्रोटोप्लाज्मिक है। चलिए जी, फाइन। इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है वो समझाएंगे। रेस्पिरेशन पूछ रहा हूँ, इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इंटरमोलिक्यूलर का क्या है? कहती है हाई एनर्जी प्रोसेस बोल देते। बैठ के बोल। किसमें? एरोबिक। हम्म। मतलब ग्लूकोज से एनर्जी तभी रिलीज होगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इस वजह से इंटरमोलिक्यूलर। और ग्लूकोज से ऑक्सीजन पर ना जाकर किसी इंटरनल मॉलिक्यूल के पास ही जा रहा है, इसलिए इंट्रामोलिक्यूलर। बड़ा ही सस्ता सा आंसर। आइए डिटेल्ड बताते हैं, फिर बाद में आपको ये वाला आंसर अच्छा लगेगा। सुनिएगा। है ना, बिल्कुल सही बोला क्योंकि उसने। सुनिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है और पूरा प्रोसेस का ओवरव्यू आपको यही मिल जाएगा। ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस में, मैं मानता हूँ 11वीं पास हो। ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे दो पायरुविक एसिड। क्या बनेंगे? और इस प्रोसेस के दौरान NADH2 और ATP दोनों बनेंगे। NADH2 और ATP दोनों बने। संख्या कितनी कितनी है वो बाद में देखेंगे, अभी तो केवल बता रहा हूँ क्या क्या बन रहा है। ठीक। पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो साइटोसोल में रहकर ही एनरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन चलाएगा। ठीक है भैया, मन में इमेजिनेशन क्लियर चलती रहनी चाहिए। पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हुई, ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन का सीधा सच्चा मतलब होता है क्रेब्स साइकिल। एरोबिक रेस्पिरेशन का सीधा सच्चा मतलब पायरुविक एसिड को अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है तो क्रेब्स साइकिल में जाना होगा। किसमें जाना होगा? क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन होता है? लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना है? पायरुविक एसिड। इसलिए एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें पायरुविक एसिड का एक कार्बन निकाल दिया जाता है और इसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट कौन था? पायरुविक एसिड। क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट में कौन कन्वर्ट हो गया है? इसका मतलब क्या इस रिएक्शन ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक किया है? लिंक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? आई बात समझ में? और लिंक रिएक्शन के दौरान NADH2 बनता है। लिंक रिएक्शन के दौरान। ठीक। एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जाएगा क्रेब्स साइकिल। किसमें जाएगा? क्रेब्स साइकिल में वही 10 स्टेप का प्रोसेस चलेगा, और इस प्रोसेस के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम में पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O।
रिएक्शन नंबर 5 में और 6 में एक एक CO2 निकल जाती है और इसके 2 कार्बन चले जाते हैं, फिर वापस सक्सेनल कोएंजाइम में से 4 कार्बन का रीजनरेशन हो जाता है, राइट। सिंपल सी बात। क्रेब्स साइकिल के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम में पूरी तरह से टूट जाता है, हेलो। और क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH2, FADH2 और ATP तीनों बनते हैं। क्या क्या? NADH2, FADH2 और ATP, जिसको हम GTP भी बता देते हैं। तीनों चीजें बनती हैं, हम तो मान लेते हैं ATP ही है, क्योंकि NCERT ने ही लिखा है कि GTP इज कन्वर्टेड टू GDP with a simultaneous synthesis of ATP from ADP। कपल्ड रिएक्शन है, ठीक है, चलिए फाइन। सबसे पहले क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस। क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना? इस बीच में एनर्जी कौन कौन सी बनी? ATP और NADH2। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में गया, लिंक रिएक्शन से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम। एनर्जी कौन सी बनी? NADH2। एसिटाइल कोएंजाइम में किस में गया? जहां पर इसका पूरा ऑक्सीडेशन हो गया। एनर्जी कौन सी बनी? NADH2, FADH2, ATP। क्लियर हो गई बात? ग्लूकोज पूरी तरह से CO2H2 में टूट गया है। आई है बात समझ में? अब क्या ग्लाइकोलाइसिस में ATP बनी? क्या क्रेब्स साइकिल में ATP बनी? ATP बीइंग द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यूटिलाइज हो जाती है। बन गया ना, ATP चाहिए था, ATP आ गया। बचा क्या क्या? NADH2 और FADH2। कौन कौन बचा? 1 NADH2 is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to, लेकिन कब? जब ये ऑक्सीडाइज होंगे। कब? जब ये ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है जब अपना इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे ये बताओ, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH2 बना था? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH2 एक्चुअल में ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बना था। मतलब NADH2 के पास जो NADH2 बनाने के लिए NAD से NADH2 बना था ना, वो इलेक्ट्रॉन खुद का नहीं है, वो इंटरमीडिएट से आया है। और वो इंटरमीडिएट PgAl है। PgAl से PgA बनता है तो NADH2 बन जाता है। अरे बस समझ में? इसका मतलब NADH2 जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इंटरमीडिएट का है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के टूटने के दौरान बना था। तो ग्लूकोज के ही किसी सबस्ट्रेट का इलेक्ट्रॉन है NADH2 के पास। उसी तरह से पायरुवेट वाला इलेक्ट्रॉन है लिंक रिएक्शन वाले NADH2 के पास। उसी तरह से क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स का इलेक्ट्रॉन है NADH2 FADH2 के पास। ठीक। NADH2 टूटेगा तो ATP बनेगा। NADH2 टूटेगा तो NADH2 का टूटना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना। हेलो, मतलब मैं कह सकता हूं कि NADH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनर। NADH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनर तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब कोई सूटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। एरोबिक रेस्पिरेशन में वो एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में वो एक्सेप्टर कौन है? NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑक्सीजन को। FADH2 किसको देगा? जिससे बन जाएंगे ATP। तो बन जाएंगे। बताओ NADH2 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इंटरनल मॉलिक्यूल से आया। कहां से आया? FADH2 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ऑक्सीजन कहां से आया? एटमॉस्फेयर से। दैट मींस ऑक्सीजन इज एक्सटर्नल मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर वाज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आई बात? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई कि होने क्या वाला है एक्चुअल में। ठीक, चलिए अगली बात पर चलते हैं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। सीधा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड की बात करता हूं। रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। पायरुविक एसिड बनने के बाद डिसाइड होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कि साइटोसोल में रहेगा। इजंट इट? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल, तो ये पायरुविक एसिड साइटोसोल में रहकर ही या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। सुनना बहुत ध्यान से। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रहा है, कौन सा चल रहा है? पायरुविक एसिड बन गया, ग्लूकोज टूटा, पायरुविक एसिड बना, और इस बीच में एनर्जी कौन कौन सी बनी? ATP एंड NADH2।
ATP and pyruvic acid 3 कार्बन का कंपाउंड gets converted into lactic acid, again 3 carbon compound. Pyruvic acid gets converted into, लेकिन पायरुविक एसिड के लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन के दौरान होता है रिडक्शन. क्या होता है? रिडक्शन के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन. क्या चाहिए? और ये इलेक्ट्रॉन देता है NADH2. इलेक्ट्रॉन देता है, कहां बना था? ग्लाइकोलाइसिस. इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH2 को इलेक्ट्रॉन किसी इंटरमीडिएट ने दिया था. और ये NADH2 का इलेक्ट्रॉन पायरुविक एसिड ने लेकर लैक्टिक एसिड बना दिया. इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग प्रोसेस किसी इंटरमीडिएट ने दिया और इस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? तो देने वाला मॉलिक्यूल वाज इंटरनल और एक्सटर्नल, और लेने वाला मॉलिक्यूल इंटरनल. इलेक्ट्रॉन डोनर इज इंटरनल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इंट्रामोलिक्यूलर रेस्पिरेशन. समझ में आई बात? अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं. ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बना, ATP NADH2 बने. This pyruvic acid gets converted into acetaldehyde. किसमें कन्वर्ट होता है? और इस वाले स्टेप में CO2 रिलीज हो जाती है. इस वाले स्टेप में acetaldehyde gets converted into ethanol. Acetaldehyde gets converted into एल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन इज रिडक्शन. याद है? एल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन इज रिडक्शन. के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, देता है NADH2. देता कौन है? इसका मतलब अल्कोहल फर्मेंटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन डोनर कोई इंटरमीडिएट था. अरे एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन डोनर वाज इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. और लिया किसने? एसिटाल्डिहाइड. किसने लिया? हाँ भैया, सबको ठीक ठाक दिख रहा है ऑनलाइन वालों? नेक्स्ट. बता दो. चलिए भाई, रेस्पिरेशन का कॉमन पाथ, और मैं यहां पर मेनली बात कर रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन. इसकी पूरे रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या पढ़ेंगे उसकी पूरी ब्रीफिंग अभी बता रहा हूं. हेलो, क्रेब्स साइकिल की तो कहानी, वहां तक की कहानी तो बता चुका हूं. हेलो, उसके आगे और कैसे कैसे क्या क्या होता है वो चीज ब्रीफ यहाँ पर करूंगा, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट ये मेंटली क्लियर रहेगा कि हाँ क्या क्या होने वाला है. ठीक है? अगर हम कॉमन पाथ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट. जब भी टूटेगा तो प्रोसेस चलेगा ग्लाइकोलाइसिस. क्या चलेगा? ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो इट विल एंटर aerobic respiration. Aerobic respiration is Krebs cycle. Aerobic respiration is
इसका मतलब ये ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट विल एंटर क्रेब्स साइकिल, राइट। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट को क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन इज लिंक रिएक्शन। समझ में आई बात? सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, पहले क्या होगी फिर क्लियर है। इन सब के दौरान एटीपी, NADH2, FADH2 तीनों बनेंगे। एटीपी बीइंग द एनर्जी करेंसी इज यूटिलाइज्ड डायरेक्टली। एनर्जी करेंसी होने की वजह से वो डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाती है। बच्चे कौन? NADH2 और FADH2। NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP कब बनेंगे? जब इनका ऑक्सीडेशन होगा। जब इनका ये सब प्रोसेस होने के बाद, ये सब प्रोसेस होने के टर्मिनल एंड पर जाकर इन रिड्यूसिंग पावर्स का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? इसे कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, या सामान्य भाषा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। टर्मिनल एंड पर जाकर इन रिड्यूसिंग पावर्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन के दो पार्ट बेटा, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जब बेटा ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी बना, NADH2 बना। लिंक रिएक्शन जब हुआ तो लिंक रिएक्शन के दौरान NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH2, FADH2 और ATP या GTP का फॉर्मेशन। सही बात है। ATP being the energy currency of cell is utilized। हेलो भैया, मैं अभी तक आपको तीसरी बार बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है? ये मतलब रट जानी चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इसी बात की है, क्योंकि मैं उस पेज से यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता है कि मैं भी जब पढ़ता था तो सबसे ज्यादा नफरत किसी चैप्टर से करता था तो वो ये था। सही बात है ये। एक मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, एक फिजिक्स में मैकेनिक्स, पुली वाले। मैं मेरी कह रहा हूँ, नो सर क्या है ना, मैं मेरी कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर था। ठीक है, चलिए जी आइए। तारे जमीन पर था मैं, है ना, वर्ड्स आर डांसिंग। ठीक, चलिए जी फाइन, सुनिएगा। हाँ, अब सुनिए। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल के दौरान बनी हुई जो एटीपी है, दैट एटीपी विल बी यूटिलाइज्ड। बचे कौन? NADH2 और FADH2। इनका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब है इनसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डोनर देता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है, लेकिन एक बात नोटिस की होगी कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कहीं काम ही नहीं है। एंड में इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ में आई बात? इसलिए तो कहा जाता है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर से बेटा, और नहीं ये, और इलेक्ट्रॉन डोनर तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब सुटेबल एक्सेप्टर हो, और यहां पर सुटेबल एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। कहा कौन होगा? ठीक है बात। जब NADH2 टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा? ऑक्सीजन को। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हवा में नहीं होता और ऑक्सीजन हवा है।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हवा में नहीं होता और ऑक्सीजन, इसका मतलब सीधा इनसे ऑक्सीजन के पास नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द, and this time it is the membrane of mitochondria, that is inner membrane. कौन सी membrane? Inner membrane में different electron carriers are arranged according to their redox potentials. According to their, NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। किस में जाएगा? ठीक, इस NADH2 के टूटने पर भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहां से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। राइट, बढ़िया अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट बोल देता हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, या फिर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन्स आर फॉर्मिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, फॉर्मिंग अ, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। किसके पास? यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और किसके पास पहुंचे? ऑक्सीजन कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन अकेले का क्या करूंगा। इसका मतलब केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साथ इसको चाहिए प्रोटॉन। क्या चाहिए? और प्रोटॉन फेंक दिए हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। एज इलेक्ट्रॉन मूव अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स से फेंक दिए हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। ठीक, मतलब मैट्रिक्स में कम हो गए और स्पेस में ज्यादा हो गए। राइट, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए बस। क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर से नहीं आ सकता। प्रोटॉन किसी भी वापस लाने के लिए चाहिए एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल हैविंग अ प्रोट्रूडिंग हेड आउटसाइड, दैट इज F0 F1 ATPase। वापस लाने का काम करेगा F0 F1 ATPase। कौन करेगा? जब प्रोटॉन्स वापस आएंगे, प्रोटॉन्स के वापस आने पर क्या प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे? इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इट इज द अल्टीमेट H एक्सेप्टर। क्या लिखा जाता है? अल्टीमेट H एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, अब सुनना बात को ध्यान से कि ETS में और ETC में फर्क क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केवल, मुझे ये बताओ प्रोटॉन्स किसके थ्रू आते हैं? F0 F1 ATPase के थ्रू। किसके थ्रू आते हैं? क्या F0 F1 ATPase से प्रोटॉन निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? इसका मतलब F0 F1 ATPase is not a electron carrier. It is not the part of electron transport chain. ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट वाली चेन का पार्ट। लेकिन क्या इस F0 F1 ATPase से प्रोटॉन के निकलने पर ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है? और ये ATP सिंथेज क्या ADP का फॉस्फोराइलेशन कर देता है? इसका मतलब प्रोटॉन जो आते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉज करते हैं, विच रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केवल कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? F0 F1 ATPase which results in synthesis of। शायद समझ में आया। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is located in inner mitochondrial membrane which consists of electron carriers as well as F0 F1 ATPase। आया समझ में? बिना बोर्ड पर देखे इधर देखना मेरी तरफ, है ना? अब मुझे बताओ, ग्लूकोज टूटा, कौन सा प्रोसेस होगा? क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। एनर्जी कौन सी बनेगी? NADH2 और ATP। ठीक है,
इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए क्या चलेगा, लिंक रिएक्शन में क्या बनेगा, NADH2। एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर क्रेब्स साइकिल, एनर्जी कौन सी बनेगी, NADH2 FADH2 ATP। ठीक है बात, ATP जहां जहां बन रही है डायरेक्टली यूज हो जाएगी, बचेगा कौन, NADH2 FADH। 1 NADH2 इज 1 FADH2 इज कब, जब ऑक्सीडाइज होंगे, जब NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है ETS में। क्या होता है, ETS के दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब NADH2 टूटेगा या FADH2 टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन इज ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्ट। इसका मतलब इसको प्रोटॉन भी चाहिए, मेम्ब्रेनल स्पेस से प्रोटॉन वापस आएंगे थ्रू F0 F1 ATPase, थ्रू F0 F1 which will result in synthesis of, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बना है, इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP का बनना। सबसे सस्ता, सबसे वाहियात और सबसे बेकार आंसर है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ही सिखाया है, बोला था उस दिन ही, जिस दिन फोटोफॉस्फोरेशन सिखाया था, अर्नॉन के बारे में बताया था, उस दिन आपसे ये बात भी कही थी कि लाइट की प्रेजेंस में अगर ATP बन रहा है तो फोटोफॉस्फोरेशन, उसी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर। बोला वाह यार क्या बताया, ठीक, लेकिन आज खुद ही बता रहा हूँ, केवल उस दिन अच्छा फील करवाने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन आज चूंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हेलो, इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बेहतरीन लैंग्वेज या बेहतरीन डेफिनेशन क्या होगी, oxidation of reducing powers results in synthesis of ATP. What actually oxidative phosphorylation is, oxidation of reducing powers results in synthesis of, this is called oxidative phosphorylation। क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन नहीं होता तो शायद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP का सिंथेसिस आई है बात समझ में, वरना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP तो क्रेब्स साइकिल में भी बन गया था SLP के दौरान। जो ATP बना था वो ATP ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बना था क्योंकि क्रेब्स साइकिल चल रहा है। तो व्हाट एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, oxidation of reducing powers results in synthesis of ATP. This is known as oxidative phosphorylation. क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझ में आया। सर ये 7% वाला डेटा नीट में आया है पर NCERT में किस पेज पर है, हर चीज NCERT में नहीं है। हाँ चलिए जी, ठीक है सुनिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक, एक सिंपल सी चीज सिखानी है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉस्फोराइलेशन, बस यही सोच बदलनी है बेटा। फॉस्फोराइलेशन इज नॉट ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ ATP, नहीं, एडिशन या ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज फॉस्फोराइलेशन। एडिशन या ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना इज फॉस्फोराइलेशन। ठीक सर, उसमें भी तो ATP टूटा, चलो ठीक है। 3PgAl से 1,3 डाई-PgAl का बनना इज फॉस्फोराइलेशन, नो ATP इन्वॉल्व। तो फॉस्फेट का जुड़ना इज फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का ट्रांसफर इज फॉस्फोराइलेशन। ठीक हो गई बात। इसी आधार पर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ATP सिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसिस इज अ, क्योंकि ATP का सिंथेसिस ADP में फॉस्फेट जोड़ने से होगा, तो ATP सिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन।
हम यहाँ पर चूंकि मेन मोटिव एटीपी सिंथेसिस की ही बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ फॉस्फोराइलेशन जो बता रहा हूँ वो एटीपी सिंथेसिस वाला ही बता रहा हूँ। एटीपी सिंथेसिस वाला फॉस्फोराइलेशन दो तरह का हो सकता है। वन इज चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, that is CLP, and one is substrate level phosphorylation. और कौन सा बेटा? चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां तक की बात सबको क्लियर? अब बात आती है कि व्हाट इज CLP एंड व्हाट इज SLP। ये तो बढ़िया रट लिया होगा आपने अभी तक। ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में जो डायरेक्ट एटीपी बने हैं ये SLP के प्रोडक्ट्स हैं। चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है ये बताने के बाद ही क्लियर कर सकता हूं, इसलिए यहां बताया है। जब एटीपी का सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो रहा हो, जब एटीपी का सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हो रहा हो, दिस इज नोन एज चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। अरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कारण अगर एटीपी बना है, दिस इज नोन एज चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक? बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए, क्या बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए अगर सबस्ट्रेट अपने लेवल पर ही एडीपी का फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बना देता है, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर एटीपी सिंथेसिस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलानी पड़े, चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अगर एटीपी बन जाए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? पक्का? क्या फोटोसिंथेसिस में कहीं एटीपी बनी थी? लाइट रिएक्शन कहां बनी थी? वो एटीपी CLP था कि SLP था? कितने लोग कहते हैं CLP था? कितने लोग कहते हैं SLP था? बोलो ना, अभी जो बोल रहे थे बोल, अब बोलना। राइट? CLP ही था भैया। याद कीजिए, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला PS1 पर, PS1 से निकला NADP प्लस के पास, PS2 से PS1 पर गया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना और प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने पर एटीपी बना। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव ही नहीं करता तो एटीपी ही नहीं बनता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो एटीपी बना है, दैट इज चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर किसी सबस्ट्रेट के पास फॉस्फेट था, वो फॉस्फेट निकला, एडीपी में जुड़ गया, डायरेक्टली सामने दिख रहा है, वही क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन दो तरह का, फोटो फॉस्फोराइलेशन और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चे, व्हाट इज CLP? चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर एटीपी बनेगा तो चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए सबस्ट्रेट अपने दम पर एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ब्रेक में ना, तोहित मोहम्मद कोई है? आपको निसब राज, नमन पोरवाल, संदीप मृत्युंजय मंडल। ठीक है, आप लोग नीचे नीचे वाला जो गेट है, वहां सुमित विजय सर बैठते हैं, कैबिन नंबर 2 में ग्राउंड फ्लोर पे, उस तरफ वाले जो एंट्री वहां से। ठीक है, आप है। अभी ब्रेक में आपको जाना है? अभी नहीं जाना है, अभी इधर ही पढ़ना है। सुमित विजय सर से जाकर मिलना है आपको, ठीक है? चलिए भाई। आइए।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। मेन लीग ऑफ रेस्पिरेशन में एंटर कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें, ग्लाइको इज फॉर शुगर, लाइसिस इज फॉर ब्रेकडाउन। शुगर के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट एमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास थे, इसलिए इसे ईएमपी साइकिल कहते हैं बेटा। पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नहीं है। साइकिल में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम होता है। साइकिल में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ पाथवे नॉट अ साइकिल। ठीक। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में नो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड नो CO2 रिलीज्ड। ना तो कोई ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और ना ही कोई CO2 रिलीज होती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एन एरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा। इसका मतलब इट इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक की बात क्लियर। और लास्टली, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। व्हाट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन? इसका मतलब अपने बेसिक इंग्रेडिएंट में नहीं टूटकर किसी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में टूट रहा है। समझ में आई है बात? ठीक। हाँ, पाथवे क्यों बोले हैं? क्योंकि ग्लूकोज और पायरुविक एसिड दोनों अलग अलग हैं और साइकिल के अंदर जहां से शुरू होता है वहीं लौटता है। जैसे C3 साइकिल में RUBP से वापस, क्रैब साइकिल में OAA से वापस OAA आएगा। ठीक है। ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में इट इज अ 10 स्टेप एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस बेटा। ये प्रोसेस कैसे, कौन कौन से इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट से चलता है वो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। कहानी शुरू होती है कहां से? ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 phosphate. Glucose 6 phosphate gets converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate gets converted into fructose 1,6 bis phosphate या डाइफॉस्फेट भी कह सकते हैं। ठीक। यहां तक सारे कंपाउंड्स 6 कार्बन के हैं। ये 6 कार्बन का कंपाउंड स्प्लिट होकर 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल या फिर एक मॉलिक्यूल 3PgAl और एक मॉलिक्यूल DHAP का बनाता है। ठीक। 3PgAl gets converted into 1,3-dipga. 1,3-dipga gets converted into 3PGA. 3PGA gets converted into 2PGA. 2PGA gets converted into phosphoenol pyruvate. Ultimately, pyruvic acid, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है बेटा। यहां तक सारे मॉलिक्यूल 2-2 है। यहां पर आप एक मॉलिक्यूल PgAl, एक मॉलिक्यूल DHAP भी मान सकते हो या फिर 2 मॉलिक्यूल 3PGAl के भी मान सकते हो। आई है बात समझ में? अगर आपको केवल ये सीक्वेंस भी पता है, आगे की सारी चीजें डिराइव करना तो मैं सिखा दूंगा। आपको केवल ये सीक्वेंस आना चाहिए। और सीरियसली स्पीकिंग, अगर एग्जामिनेशन में कोई स्टेप का क्वेश्चन आ जाता है, ग्लाइकोलाइटिक स्टेप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एंजाइम पूछ लिया, एनर्जी पूछ ली, अगर आपको ये भी पता है तो आगे की चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है भैया। तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, 3PgAl 1,3-dipga
3PGA, 2PGA, PEP एंड पायरुविक एसिड, दैट्स ऑल। ठीक है भैया। और एग्जामिनेशन में कभी भी इनका क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, ये लाइनें खींचने में 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा बस, ये वाली हेलो रफली खींचनी है, राइट। और जो स्टेप पूछा है खुद बनाकर श्योर होना है कि हाँ ऑप्शन में ये वाला है कि नहीं है। मेरे बात समझ में आई? क्योंकि आपने, मजाक की बात नहीं है भैया, क्योंकि आपने ये चीज बहुत नोटिस की होगी माइनर टेस्ट में भी कि जिसमें भी आपने हवा में कैलकुलेशन की है उसकी गलती होने की संभावना है हमेशा ज्यादा, और जिसमें पेन चला है वहां आपको गलती खुद सामने नजर आई है कि हाँ यार ये गलती हुई। आ गई बात समझ में? तो कोशिश करना कि हर क्वेश्चन में एटलीस्ट पेन चले ताकि आपको अपनी गलतियां पकड़ में आने लगे, राइट। आइए, ये प्रोसेस एक 10 स्टेप एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है ना बच्चे। कितनी स्टेप्स? 1, 2, 3, 4, ये वाली 5वीं बताई है, लेकिन आपको पता है सच्चाई 5वीं कौन सी है? नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th रिएक्शन। नाउ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बेटा ग्लूकोज में एक फॉस्फेट जुड़ा है, इस फॉस्फेट का सोर्स है एटीपी। फॉस्फेट का सोर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू, अब सुनना ध्यान से, एटीपी का बनना और एटीपी का टूटना कैन बी मीडिएटेड बाय काइनेज एंजाइम, कैन बी मीडिएटेड बाय, ये वाली रिएक्शन भी काइनेज मीडिएटेड है, ये वाली रिएक्शन भी। और काइनेज भी कौन सा है? जो कि 6 कार्बन की शुगर में फॉस्फेट जोड़ रहा है। 6 कार्बन की शुगर बोले तो हेक्सोज शुगर। कौन सी शुगर? तो हेक्सोज शुगर के लिए जो काइनेज एक्टिविटी हो रही है, एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, एंजाइम इज। और जब भी काइनेज एंजाइम काम करता है Mg+2 की प्रेजेंस में काम करता है। किसकी प्रेजेंस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स है। क्या है बेटा ये? एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज, एंजाइम काम करता है आइसोमरेज, बहुत कठिन नहीं है कुछ भी, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जुड़ गया, छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट था पहले और छठे पर अब 2 फॉस्फेट है, मतलब एक फॉस्फेट जुड़ गया है। फॉस्फेट का सोर्स है एटीपी, फॉस्फेट का सोर्स किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी में। ध्यान रखना बेटा, ये बन नहीं रहा है, टूट रहा है। एटीपी का बनना और एटीपी का टूटना इज काइनेज मीडिएटेड। कैसा बेटा? यहां पर भी काइनेज एंजाइम काम करेगा, लेकिन इससे अलग है। अलग क्या है? ये वाला काइनेज फॉस्फेट वाले फ्रक्टोज में फॉस्फेट जोड़ रहा है। किसमें? फॉस्फेट वाले फ्रक्टोज में फॉस्फेट जोड़ रहा है, क्योंकि पहले से फॉस्फेट है, अब ये डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट बना रहा है। पहले वाले में हेक्सोज में फॉस्फेट जोड़ा था तो हेक्सोकाइनेज था। फॉस्फेट वाले फ्रक्टोज में काइनेज एक्टिविटी हो रही है, इसलिए एंजाइम इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। किसकी प्रेजेंस में? Mg+2। आई बात समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे। सर आपने कहा था सिलेबस जहां तक पढ़ा दिया जाएगा वहां तक, आज भी यही कह रहा हूं, जहां तक पढ़ा दिया जाएगा वहां तक, आगे भी यही कहता रहूंगा, जहां तक पढ़ा दिया जाएगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।